ठीक है, हेलो बेटा। सो आज हम ना डिस्कस करेंगे आपका अल्टरनेटिंग करंट का जो अभी चैप्टर टेस्ट हुआ था नीट का। वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन पेपर, राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग एक बार आपको ना वेटेज में समझा देता हूँ। तो इन द लास्ट 5 years देर आर 13 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट से 13 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका अगर एवरेज देखें तो 1 to 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, राइट। और बेस्ड अपॉन द ट्रेंड पास्ट जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं दे आर टाइप्स ऑफ एसी करंट, पावर फैक्टर, कोस फाई जो होता है, आरएलसी सर्किट से रिलेटेड पैरामीटर जैसे इंपिडेंस ऑफ द सर्किट या फिर उसके अंदर फेज डिफरेंस एंड ऑल दैट, राइट। देन ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कंसेप्ट। तो दीज आर द 4 हॉट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद अब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स। तो कैपेसिटर क्या करता है बच्चे? कैपेसिटर ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो हमारा होता है 1/ω/c के बराबर। इसी के अंदर ओमेगा की वैल्यू रख दें तो 2πf × c हो गया। तो यहाँ से क्या लिखें? xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो इट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस। कैपेसिटर इन द सर्किट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if the power factor changes from 1/2 to 1/4 then what is the increase in the impedance in an AC सर्किट में इम्पिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बच्चे। तो हमें पता है कोस फाई क्या होता है? कोस फाई पावर फैक्टर होता है जो कि R/Z का रेशियो है ना। इसलिए प्योरली रजिस्टिव सर्किट की जब बात करते हैं तो कोस फाई जो है वो 1 हो जाता है ना। तो आपका फाई की वैल्यू 0 आती है। देयर इज नो फेज डिफरेंस इन प्योरली रजिस्टिव। तो R/Z होता है कोस फाई, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अज्यूमिंग R टू बी कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लिया, रजिस्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि कोस फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, राइट। अब देखो आपका फेज डिफरेंस चेंज हुआ है 1/2, आपका पावर फैक्टर चेंज हुआ है 1/2 से 1/4। तो हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं बच्चे कि पावर फैक्टर चेंज हुआ कोस ऑफ फाई 1 बाई कोस ऑफ फाई 2, ये किसके बराबर आएगा? Z2 बाई Z1 के बारे में, है ना। इम्पिडेंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो कोस ऑफ फाई 1 क्या था? इनिशियली जो था 1/2 और ये 1/4। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बेटा कि Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1। तो इम्पिडेंस क्या हो गया? डबल हो गया। इम्पिडेंस डबल हो गया मतलब कि इम्पिडेंस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 100%। तो जैसे ही ये पावर फैक्टर 1/2 से घटकर 1/4 होगा तो इम्पिडेंस इन द सर्किट हैव इंक्रीज टू 100% बाय 100%। तो इट इज़ इंक्रीज इन द इम्पिडेंस इज 100%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन ए 220 वोल्ट मेन्स इज। तो 220 वोल्ट मेन्स का मतलब है कि VRMS आपको दिया है, दैट इज 220 वोल्ट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला पता है बच्चे क्या होता है? V0/√2 इज इक्वल टू VRMS, राइट। तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट कि V0 इज इक्वल टू VRMS इंटू √2। तो क्या हो गया? 220√2 220√2 वोल्ट्स, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर बिकॉज। देखो DC एमीटर क्या मेजर करता है बच्चे? एवरेज वैल्यू को, है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ टाइम इंटरवल। ठीक है। अब AC के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव करंट होगा, सेकेंड हाफ में दूसरे डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट विल कम आउट एज 0। तो DC एमीटर अगर AC के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसकी रीडिंग हमेशा 0 रहेगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। दैट्स वाई द DC एमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट्स, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द इंस्टंटेनियस वोल्टेज थ्रू अ डिवाइस ऑफ इम्पिडेंस 20 ohm इज दिस। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मतलब IRMS आपको फाइंड आउट करना है। IRMS कैसे निकल सकता है बेटा? IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है जी। अब क्या करना है अपने को? VRMS निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया? V इज इक्वल टू V0 साइन 100πt को हम लिख देंगे V0 साइन ω/t। तो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर मुझे पता चल रहा है कि V0 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 80। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा बच्चे? RMS वैल्यू होगा 80 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय √2 विल बी आवर RMS वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज रख देता हूँ। VRMS क्या होगा? 80/√2
और इसको डिवाइड करना किससे, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 दे रखी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4/√2। 4/√2 का मतलब क्या होगा, इट इज़ अराउंड 2√2, और इसकी अगर डेसिमल में वैल्यू लिखोगे तो इट विल कम अप नियर एज 2.8। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जो है दैट इज़ 2.828 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन अ सीरीज LCR सर्किट करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज व्हेन, करंट कब लीड करेगा, देखो करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो व्हेन द नेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LCR सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होगा, है ना, जो एग्रीगेट कैरेक्टरिस्टिक या एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LCR सर्किट है वो कैपेसिटिव नेचर का जब होगा तब आपका करंट लीड करेगा वोल्टेज को। ठीक है, तो हम क्या बोलें बच्चे, कैपेसिटिव नेचर का अगर होने के लिए क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट कि भाई XC शुड बी ग्रेटर देन XL, तो यानी क्या बोले 1/ωc शुड बी ग्रेटर देन ωL, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओमेगा शुड बी लेस देन 1/√LC, तो यहाँ से अगर जो रिलेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर राइट साइड में ले जाओ, LC ले आओ, तो ओमेगा शुड बी लेस देन 1/√LC, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन होगा, जब ओमेगा लेस देन 1/√LC होगा तब नेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट विल बी कैपेसिटिव नेचर, और जब कैपेसिटिव नेचर का होगा तभी वो पॉसिबिलिटी बनती है कि करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द प्योरली रजिस्टिव AC सर्किट। तो प्योरली रजिस्टिव AC सर्किट में क्या होता है, अगर वोल्टेज आपने लगाया V0 sin ωt का, तो आपको करंट भी यही तो मिल रहा था, करंट इज इक्वल टू I0 sin ωt, तो इस केस में आपका जो फेज डिफरेंस है ना, फेज एंगल या फेज एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, वो डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई जो है वो आपका 0 आता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, टू एक्सप्रेस AC पावर इन द सेम फॉर्म एज DC पावर अ स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, RMS वैल्यू, तो ऑप्शन ए बेहद आसान था। क्वेश्चन नंबर 9, द करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट, वॉटलेस करंट है ना, ये भी सबको पता है वॉटलेस करंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू टेक प्लेस, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू टेक प्लेस, या इन अदर टर्म्स अगर बात करें तो बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन किस वे में किया जाता है। तो व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग करंट आपको बताया गया था कि AC का एक अच्छी बात होती है कि वी कैन यूज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेजेस। तो हम क्या करते हैं, जो पावर जनरेशन का सोर्स होता है वहाँ पर वोल्टेजेस को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ तक ले जाते हैं, 72,000 11,000, है ना, ऐसे हम क्या करते हैं हाई वोल्टेजेस पे ले जाते हैं, सो दैट द फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पावर करंट को कम किया जा सके, और करंट कम करने से जो I2RT लॉसेज होते हैं यानी हीट लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइंस वो कम किए जा सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज। तो हम विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं और करंट को कम कर लेते हैं ताकि हमारे हीट लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी रिड्यूस्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया कि AC करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस एंड लो करंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन द केस ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2, वोल्टेज क्या करेगी, करंट को लीड करेगी, तो V इज इक्वल टू V0 sin ωt, अगर आपने वोल्टेज सोर्स लगाया तो जो करंट आपको मिलता है वो मिलता है बच्चे I0 sin ωt माइनस π/2, है ना। कैपेसिटिव सर्किट में ये करंट लीड करता है, बट इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज को, तो हम बोल सकते हैं कि करंट विल लैग द वोल्टेज बाय π/2 या फिर वोल्टेज विल लीड द करंट बाय π/2, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे, द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन अ रेजिस्टेंस R एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये RL सर्किट है राइट, इन दोनों को जोड़ा गया तो हमारा इम्पिडेंस क्या आएगा, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, √R² प्लस XL², ठीक है, XL माइनस XC अगर LCR होगा तो, अदरवाइज XL², ठीक है। अब हम वैल्यूज रखते हैं, तो √R² प्लस XL की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू होती है ωL, तो ओमेगा को अगर 2πf लिखते हो, 2πf इंटू L का स्क्वायर, तो इसी को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो R² प्लस 2 का स्क्वायर 4 π² f² L², ठीक है, तो 4 π² f² L² यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इन ए LR सर्किट ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, EMF E इज इक्वल टू दिस इज अप्लाइड, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना है, यानी I0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे, I0 यू हैव टू फाइंड आउट। वोल्टेज आपको दे दिया EMF इज इक्वल टू 4 cos 100 cos 1000t राइट, तो दिस इज द EMF का वैल्यू, तो यहाँ से E0 की जो वैल्यू मुझे मिली वो 4 वोल्ट्स है। ठीक है बच्चे,
अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट आई नोट। तो आई नोट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। या फिर जो ईएमएफ है, ईएमएफ लिख लेते हैं, वी नोट से कन्फ्यूजन होगा तो इसको ई नोट लिख लेते हैं, ई नोट बाई इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो ई नोट तो आपका 4 मिल गया बाई कंपेयरिंग द इक्वेशन, और इम्पिडेंस क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर, आर क्या दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल इज 3 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर बच्चे आपको आई नोट की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.8 एम्पियर्स। तो हमारा ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट डिपेंड्स अपॉन। तो एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो बेटा हम एवरेज पावर का एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ जो हमने पढ़ा था। एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और इससे मल्टीप्लाई क्या होता है कोस फाई यानी पावर फैक्टर, ठीक है बच्चे। अब देखो इस पे क्या क्या करंट पे डिपेंड कर रहा है बिल्कुल। फेज डिफरेंस पे कर रहा है, यस फेज डिफरेंस भी इधर आ रहा है, करंट भी आ रहा है, ईएमएफ यानी वोल्टेज भी आ रही है। तो किस किस पे करेगा, सभी पे डिपेंड करेगा। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि करंट, ईएमएफ एंड फेज डिफरेंस सभी पर मेरा एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट डिपेंड करने वाला है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर इज। तो यहाँ पे पीक वैल्यू देखो बच्चे, पीक वैल्यू है आपकी वी नॉट, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी वी नॉट बाई √2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इफ एन एसी मेन सप्लाई इज गिवन टू बी 220 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना एवरेज ईएमएफ होगा बेटा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे यार कि आपको आरएमएस, वी आरएमएस आपको दे रखा है जो कि है 220 वोल्ट्स। इसी का अगर वी नोट निकालें तो वी नोट क्या होगा 220 टाइम्स √2, तो ये आपका 311 वोल्ट्स आता है, ठीक है। अब पूछा है कि एवरेज ईएमएफ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो बच्चे ये ऐसा कुछ होगा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो पहले ये पीक वैल्यू से स्टार्ट हुआ मान लो, फिर नीचे आया, ऐसे आया और फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव साइड में हाफ साइकिल यानी यही वाला जो कि π/2 एंगल तक है, ठीक है। ये हाफ साइकिल है, बाकी हाफ इधर है, राइट साइड में मैंने ड्रॉ कर दिया ये भी π/2। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना इसका एवरेज ईएमएफ रहेगा। तो पीक ईएमएफ है 311 वोल्ट और कितने साइकिल पे π/2 इंटरवल पे। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज की, वी एवरेज की बात करूँ तो क्या आएगा 311/π/2 यानी कि क्या होगा 311 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3.14, ठीक है बच्चा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी लगभग 198 वोल्ट्स के आसपास। तो फिर मेरा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन ए ब्लैक बॉक्स ऑफ अननोन एलिमेंट्स एल, सी और आर, ठीक है, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड एंड करंट इन द सर्किट वाज फाउंड टू बी दिस, देन द नोन एलिमेंट्स इज। अब देखो ईएमएफ की वैल्यू आपको दे दी बच्चे E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई समथिंग, ठीक है। और करंट क्या प्रोड्यूस हुआ, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस π/4, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा फाई की बात करो तो डेल्टा फाई कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस इनके अंदर है π/4 का। और लीड कौन कर रहा है, लीड करंट कर रहा है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो करंट कब लीड करता है बेटा, करंट कैपेसिटर में लीड करता है कि इंडक्टर में। कैपेसिटिव सर्किट व्हेन द नेट नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, तो उस समय जो होता है करंट आपका लीड करेगा, ठीक है। ओके जी, बट हमारा फेज डिफरेंस कितना है π/4 का। तो अगर हम ओनली कैपेसिटर होता, अगर इस ब्लैक बॉक्स में ओनली कैपेसिटर होता तो फिर हमारा लीड तो करता, बट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आती बच्चे π/2 आती। तो यानी हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया है ना। डिफरेंस तो आएगा, करंट विल लीड द वोल्टेज बट बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2। बट हमारा यहाँ इस केस में ब्लैक बॉक्स के केस में कितना फेज डिफरेंस है, π/4 का है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इंडक्टर एंड रजिस्टर, अगर इंडक्टर और रजिस्टर जुड़ते तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हमारा करंट लीड कर सके, करंट लैग करेगा उस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन भी ठीक है। ओनली रजिस्टर के केस में हमारे पास ना लीड करेगा ना लैग करेगा और डेल्टा फाई 0 आता, ठीक है बच्चे। तो हमारा ऑप्शन सी बच गया। तो ऐसे भी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कैसे, अगर देखो आइदर कैपेसिटर एंड रजिस्टर, अगर कैपेसिटर रजिस्टर होंगे तो हम वी कैन गेट अ फेज डिफरेंस ऑफ π/4, ठीक है। या फिर ओनली कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ओनली कैपेसिटर एंड रजिस्टर हो, या फिर कैपेसिटर रजिस्टर और इंडक्टर, तीनों के कम्बिनेशन से ये दोनों चीज़ें अचीव की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा।
ए बल्ब इज कनेक्टेड फर्स्ट विद DC एंड देन इन विद AC ऑफ सेम वोल्टेज देन इट विल शाइन ब्राइटर विथ। देखो बेटा, जब DC वोल्टेज दिया जाता है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वोल्टेज मैंने मान लो बोली है फॉर इन केस ऑफ DC 5 वोल्ट दे दिया। लेकिन जब AC में स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं VRMS ऑलरेडी स्पेसिफाई करता हूँ। अगर मैंने स्पेसिफाई किया कि AC वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट्स का मतलब है कि DC इक्विवेलेंट ऑफ AC है ना, तो 5 वोल्ट VRMS दिया, तो अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, इट विल सेम ब्राइटनेस रहेगी, दोनों में ब्राइटनेस सेम रहेगी, क्योंकि जब मैं AC को बाय डिफ़ॉल्ट अगर AC की बात करें तो हम RMS वैल्यू ही सप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे आपको पीक वैल्यू दिया होता तो फिर केस अलग हो जाता है ना, पीक वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज एंड द पीक वैल्यू ऑफ AC आर सेम, तो फिर कंडीशन अलग हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि सेम वोल्टेज दिया है तो यानी दोनों की वोल्टेज सेम है, पावर डिलीवर्ड विल बी सेम और इक्वल होगा दोनों केसेस के अंदर ब्राइटनेस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन द AC पावर सप्लाई इज 50 ohms। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज नियरली। आपको इंडक्टेंस बताना है कॉइल का। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन यूज्ड इन AC पावर सप्लाई इज 50 ohm। तो रिएक्टेंस बता दिया कॉइल का, यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया 50 ohms। इंडक्टेंस आपको बताना है, L यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है बच्चे, तो XL क्या होता है, XL इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। ठीक है, तो XL क्या हो गया, यहाँ से XL आपको दिया 50, 2 पाई इंटू F, F आपको 50 दे रखा है, इंटू L, L आपको फाइंड आउट करना है। L इज़ नथिंग बट 50 से 50 कट गया 1/2 पाई। 1/2 पाई जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.16 हेनरी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर मेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, दो टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप अप में हम क्या करते हैं, वोल्टेजेस को बढ़ा लेते हैं और आउटपुट पर करंट कम हो जाता है। आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ जाएगी और करंट कम हो जाएगा। तो और स्टेप डाउन में आउटपुट पे वोल्टेज घट जाएगी और करंट इन द सर्किट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो वोल्टेज चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करंट चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो प्रॉपर्टी है, ये भी चेंज कर सकते हो आप ट्रांसफार्मर की वाइल कंस्ट्रक्टिंग। बट एक चीज़ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी। अगर इनपुट पे 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट पर भी 50 रहेगा। ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ठीक है बच्चे। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किससे बनता है, तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किससे बनता है बच्चे, सॉफ्ट आयरन से, ना। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज अ ट्रांसफार्मर कोर, तो ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे अब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। फॉर द सीरीज LCR सर्किट शोन इन द फिगर, व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है बच्चा, कि जब आपका रेजोनेंस का कंडीशन के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पहले तो ओमेगा की वैल्यू एंड देन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी कि आई नोट आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर ओमेगा। ओमेगा में L एंड C आपको क्वेश्चन में देखो डायग्राम में दे रखा है। L इज गिवन एज 8 मिली हेनरी एंड C इज गिवन एज 20 माइक्रोफेराड। तो इन दोनों की वैल्यूज़ में रख रहा हूँ, तो 1/√L, L की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ एंड इंटू C इज गिवन एज 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ओमेगा को इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है 2500 रेडियंस पर सेकेंड। तो अब मेरे पास चॉइसेस हैं, डी ऑप्शन तो चला जाएगा शायद, बट अभी आई कैन नॉट गो टू एनी ऑफ द ऑप्शंस। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी आई नोट, है ना, करंट। तो देखो बच्चे, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, अभी देखो वोल्टेज का आपको दे रखा है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट। अब देखो रेजोनेंस के कंडीशन में खास बात होती है कि इन द केस ऑफ रेजोनेंस द ओनली एक्टिव कंपोनेंट इज द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज आपका सोर्स का वोल्टेज होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, V/R इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू फिर वोल्टेज आपका है 220 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे 44 ohms। तो वी कैन राइट 220/44, ये क्या आएगा, 5 एम्पियर। तो करंट इन द केस ऑफ रेजोनेंस हो रहा होगा तो 5 एम्पियर का करंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगी 2500 रेडियंस पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी देन इट्स आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर एम एस वैल्यू का हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेफिनेशन होती है करंट आई आर एम एस की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पूरे टाइम पीरियड के लिए आई इंटू स्क्वायर डी टी। ठीक है, स्क्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो आपका रूट मीन आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर्ड रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से मिलेगी। अब मैं आई की वैल्यू इस फॉर्मूला में अगर रखूँ तो क्या आएगा बच्चे, आई इज़ गिवन एज, मुझे क्या करना है 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, किसका, आई की वैल्यू रखते हैं इसमें। ठीक है, आई इज़ गिवन एज आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी और इसका स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन डी टाइम के साथ। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1/t एज इट इज़ रह जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे तो ये क्या आएगा आपका आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन डी टी के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर 3 टर्म है, तीनों को एक साथ अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपको यही जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो 1/t, आई नोट देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म के अंदर आई नोट जो है कांस्टेंट है तो बाहर ले आएंगे हम इसको। तो बाहर लाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, आई नोट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt। फिर सेकेंड टर्म आएगा, आई वन इज़ कॉन्स्टेंट है यार, तो यहाँ पे क्या आएगा आई वन स्क्वायर बाई टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t dt। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या आएगा 2 आई नॉट आई वन, ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई टी और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हमें पता है देखो साइन स्क्वायर ओमेगा को अगर 0 to t इंटीग्रेट करते हो तो 0.5 आता है और साइन ओमेगा टी को 0 to 2 इंटीग्रेट करते हो तो 0 आता है। ठीक है, साइन फंक्शन का कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेशन 0 और साइन स्क्वायर फंक्शन का 0.5। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रखूँगा बच्चे, तो इट विल कम अप एज डी टी का इंटीग्रेशन किया। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर माइनस टी और ये था टी माइनस 0, तो ये टी ही बच जाएगा खाली। फर्स्ट टर्म तो ये हो गया। सेकेंड टर्म में क्या कर रहा हूँ आई वन स्क्वायर बाई टी और जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन था उसकी जगह अपन 0.5 रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 होती है, प्लस में 2 आई नॉट आई वन डिवाइडेड बाई टी और साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म बिकम 0। तो अभी इसी को आगे लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इट विल कम अप एज अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला और बच जाएगा 0.5 इंटू आई वन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये टी जो हमने रख दिया ना, ये वाला टी इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी उसका इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल वैल्यू आया आई नॉट स्क्वायर प्लस 0.5 आई वन स्क्वायर, तो ऐसा हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बस थोड़ा लेंथी था बट बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। The phase difference between current and voltage in an AC circuit is pi/4 radians. If the frequency of AC is 50 Hz, then the phase difference is equivalent to the time difference. Time difference के टर्म्स में आपको phase difference को एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, तो अगर phase difference और time difference का फॉर्मूला लिखा जाए तो we can relate phase difference and time difference by this formula ओमेगा इंटू डेल्टा टी। टाइम डिफरेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको फेज लिखा होता है ना, इंस्टेंटेनियस फेज, वो ओमेगा टी लिखा रहता है, उसको हम फेज बोलते हैं। उसमें टी क्या है, टाइम, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, डेल्टा टी विल बी इज इक्वल टू फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है जी, अब फेज डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है कि pi/4 का फेज डिफरेंस है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 इंटू एफ इज़ गिवन एज 50। तो अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो pi/4 इंटू 8, ठीक है, ऊपर pi/4 आ रहा है और नीचे 2 इंटू 50 आ रहा है, तो 100 पाई, ये 400 पाई नीचे आ जाएगा, राइट। तो 1/400 इज़ द टाइम डिफरेंस। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं अपन 1/400 को ही, तो ये क्या आएगा 2.5 इंटू
10 टू द पावर -3, 1000 ऊपर किया, नीचे भी 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका आया 2.5 मिली सेकेंड्स। तो करस्पॉन्डिंग टू π/4 ऑफ फेज डिफरेंस अपना अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो टाइम डिफरेंस क्या रहेगा 2.5 मिली सेकेंड्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इजी है। करंट इन द सर्किट इज वाटलेस इफ, अगर करंट वाटलेस होगा तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा। पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा तो मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू ही पावर ड्रॉप होता है LCR सर्किट में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी जीरो। अगर रेजिस्टेंस इन द सर्किट जीरो है तो करंट इन द सर्किट कैन बी टर्म्ड एज इट इज एट वाटलेस करंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर का हमारा क्या होता है I² R, अगर R ही आपका जीरो हो गया तो पावर डिसिपेशन जीरो हो जाएगा। तो ऐसा होगा कब? जब रेजिस्टेंस आपका सर्किट में जीरो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द वेक्टर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर अ सर्किट इज एज शोन, द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विल बी, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द सर्किट्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब वेक्टर डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो आप देखो यहाँ पर वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को लीड कर रहा है, या फिर क्या बोलें कि करंट लैग कर रहा है। ऐसा कब होता है बच्चा? जब आपके पास सर्किट में इंडक्टर हो, इंडक्टिव बिहेवियर अगर सर्किट में है तो वोल्टेज विल लीड एंड करंट विल लैग। तो कब, वो कौन कौन सा केस हो सकता है? देखो, एक तो LCR सर्किट है, LCR सर्किट का ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नेट बिहेवियर ऑफ द LCR सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, है ना। तो अगर इंडक्टिव नेचर में हुआ तो फिर वोल्टेज कैन लीड, है ना, तो दैट इज पॉसिबिलिटी। या फिर हमारे पास LR हो, इंडक्टर ही हो विद रेजिस्टेंस, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास LCR एंड LR, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि LCR सर्किट हो या LR सर्किट होगा तो हमारा वोल्टेज कैन लीड द करंट, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन LCR सीरीज सर्किट व्हेन, पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है? पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है जब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हो। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC हमारा होगा, तो उस केस में पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। वही कंडीशन हमारी क्या है? रेजोनेंस की। तो ऑप्शन ए, ये तो हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अ साइनोसोइडल वोल्टेज VT 210 sin 3000t volt is applied to a series LCR circuit in which inductor, capacitor and resistance values are given. The phase difference between the applied voltage and रिजल्टेंट करंट विल बी, वोल्टेज और करंट के बीच में आपको फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा बेटा। तो हमें वोल्टेज दे रखी है 210 sin 3000t, तो XL एंड XC आर वी हैव टू कैलकुलेट, देन वी कैन फाइंड आउट। देखो हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ठीक है। हमें ये निकालना है, ठीक है। अब XL एंड XC हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, और R हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चे? पहले XL एंड XC वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो XL क्या होता है हमारा? XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 3000 इंटू L की वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी, है ना। L इज गिवन एज 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा XL विल बी, XL हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से? 30 ohms, ठीक है। और XC निकालेंगे तो XC इज इक्वल टू 1/ωc, तो ओमेगा इज 3000, C इज गिवन एज 25 माइक्रोफेराड 10 टू द पावर -6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको मिलने वाला है ये क्या मिलेगा? 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा 6, तो 1000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 3, तो 1000 डिवाइडेड बाय 75, 25 इंटू 3 75 आ गया हमारा। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 25 के टेबल में चले जाओ 40/3 आएगा, 40/3 ohms इज XC। R इज डायरेक्टली गिवन। अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अपना फेज डिफरेंस, तो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा। 10 इनवर्स ऑफ XC माइनस XL माइनस XC, तो 30 माइनस 40/3 डिवाइडेड बाय R इज गिवन एज 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 40, 50/300, 50/300 हमारा आएगा 10 इनवर्स 50/300, तो ये क्या आएगा? 10 इनवर्स 50/300। 50/300 को लिख सकते हैं 50/90 माइनस 40 50, 50/300, यस 50/300
300 तो 1/6 आएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1/6 इज द फेज एंगल, ठीक है। तो हमारा फाई इज इक्वल टू ये आ गया। 1/6 को हम लिख सकते हैं 0.16 है ना, 0.166, तो 10 इनवर्स 0.1667, ठीक है। तो हमारा क्लोज आंसर फिर हो गया ऑप्शन ए है ना, नियरेस्ट आंसर। तो इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, when the RMS voltages VL, VC, VR are measured respectively across inductor, capacitor and the resistor in a series LCR circuit connected to AC source, it is found that the ratio VL, VC, VR is, तो VL is to VC is to VR आपको दे दिया कितना, 1:2:3। if the RMS voltage of the AC source is, VRMS दे दिया बच्चे 100 volts, द वी आर इज क्लोज टू, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आपको बताना है कि ये किसके नज़दीक होगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वी आर का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है जी। कैसे करेंगे हम, तो देखो बच्चे, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द एसी सोर्स वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द एसी सोर्स कैन बी रिटन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है एलसीआर सर्किट के लिए। अब इसमें वैल्यूज़ रख के देखता हूँ। वोल्टेज प्रोवाइड बाय द एसी सोर्स इज 100 वोल्ट्स इज इक्वल टू वी आर मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो वी एल एंड वी सी को आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ वी आर। तो अगर मेरा जो वी एल है, वी एल इज 1/3 ऑफ वी आर, 1/3 ऑफ वी आर, तो वी आर का 1/3 होगा, तो वी आर बाई 3 लिख दिया। और वी सी जो है इस रेशियो से यहाँ से वी सी विल बी 2/3, 2/3 ऑफ वी आर। तो इसको लिख देंगे, वी सी को हम लिख देंगे बच्चे 2/3 ऑफ वी आर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तब इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे 100 इज इक्वल टू वी आर बाहर ले आया, वी आर स्क्वायर था ना दोनों में, तो वी आर को कॉमन लेके मैं बाहर ले आता हूँ अंडर रूट से, इंटू 1 प्लस 1/3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी आर अंडर रूट 1 प्लस 1/9, 1 प्लस 1/9 क्या होगा 10/9, तो ये आपका 100 इज इक्वल टू वी आर इंटू 10/9। तो वी आर आपका क्या आ जाएगा बच्चे 100 इंटू √9 डिवाइडेड बाई √10। तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 10 √10 इंटू 3, ठीक है। तो 10 √10 इंटू 3 हमारा क्या आएगा, ये आएगा 30 √3, तो 30 √10, तो 10 का अंडर रूट 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमारा वी आर विल बी समवेयर क्लोज टू 90 वोल्ट्स है ना, 90 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 को एक बार देखेंगे। व्हाट हैपन्स टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है बच्चे कि केवल एक इंडक्टर लगा रहेगा, ठीक है। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल के बराबर, और करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सएल, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, राइट। अब हमें ये पता करना है अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, है ना, तो यार ये ऐसा होगा 2πf इंटू एल। अब मान लो एफ डैश नई फ्रीक्वेंसी क्या है f/2, तो उस केस में अगर मैं एक्सएल निकालूँ, एक्सएल डैश या फिर, है ना, तो एक्सएल डैश क्या आएगा बच्चे मेरा एक्स, इसमें फॉर्मूला में रख लेते हैं पहले v/2πfl, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बिकम, अगर I डैश की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या होगी v/2πf-l ना, 2πf डैश, f डैश को रखेंगे f/2, तो नीचे f आ गया ऊपर l और इधर 2 चला गया, तो करंट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट। करंट का तो मुझे पता चल गया। और दूसरा क्या बताना है, प्योरली इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, तो व्हाट हैपन्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए तो एक्सएल डैश क्या हो जाएगा बच्चे 2πf डैश, f डैश की जगह रखेंगे f/2 इंटू एल, तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बिकम XL/2। तो फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए तो XL विल डिक्रीज बाय टू 1/2 हाफ वैल्यू एंड करंट विल बिकम डबल। तो हमारा इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, द राइट आंसर विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ्ड एंड करंट विल बी डबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बेटा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 30, एन LCR सीरीज सर्किट इज एट रेजोनेंस, रेजोनेंस है 10 वोल्ट इज
resonance 10 volt each across in an LCR series circuit at resonance 10 volt each across L, C and R. If resistance is halved, the respective voltages across LCR is. ठीक है, तो अगर एक सर्किट है L, C एंड R, LCR सर्किट है बच्चे, इस पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाया गया. अब एट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हर एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट्स का. ठीक है, 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस इंडक्टर, 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस कैपेसिटर एंड 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस रजिस्टर. तो 10-10 वोल्ट का ड्रॉप है. अब क्या किया बच्चे, देखो रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक दूसरे के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ना उसको कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. तो नेट वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा या नेट करंट इन द सर्किट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट विल बी ओनली ड्यू टू द रजिस्टिव कंपोनेंट, है ना. तो रेजोनेंस के केस में केवल रजिस्टर काम कर रहा होता है. तो मैं करंट अगर फाइंड आउट करूँ इन द सर्किट तो हमारा क्या आएगा बच्चे, 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस द रजिस्टर और रजिस्टर की वैल्यू हमें मान लो R ले ली हमने. ठीक है, तो इनिशियली जो वोल्टेज ड्रॉप था वो 10 वोल्ट था सभी के थ्रू. तो अब मुझे बाद में निकालना है कि करंट के साथ क्या होगा. अगर रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, मान लो इनिशियल करंट I था तो I इज इक्वल टू V/R, तो 10/R. तो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो 10/I था. अब क्या किया जाए, रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो I डैश जो मेरा करंट है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I. सर्किट में करंट डबल हो जाएगा. तो जैसे ही सर्किट में करंट डबल होगा तो आई कैन राइट कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू 2I इंटू रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस क्या हो गया R/2 कर दिया, आधा कर दिया था उसको, तो हमारा क्या आ जाएगा ये IR के बराबर ही आएगा, यानी इनिशियल वोल्टेज ड्रॉप जो कि 10 वोल्ट ही है, राइट. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. तो करंट हो गया डबल, इंडक्टर की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो रजिस्टिव जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो था उसको रख लिया. तो ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो सेम ही है. तो हमारा क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल बिकम डबल, है ना. तो हमारा 20 वोल्ट्स आ जाएगा. और सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या हो जाएगा, डबल करंट हो गया. इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था वो सेम है, तो हमारा वोल्टेज इनिशियल जो था उससे डबल हो जाएगा, 10 वोल्ट से डबल तो 20 वोल्ट्स. तो इन दिस केस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर बिकम्स 10 वोल्ट, सेम एज द बिफोर कंडीशन, पहले वाले जैसा. तो और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बिकम 20 वोल्ट एंड 20 वोल्ट. ठीक है, वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स 10 वोल्ट ही रहेगा. ठीक है, तो अभी रेजोनेंस के कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं बच्चे. ठीक है, तो ये 20 और 20 एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, तो ओनली द इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप इज दिस 10 वोल्ट ओनली जो सप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंडक्टर कैपेसिटर और रिएक्टेंस, तो 20 20 10. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 20 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस कैपेसिटर, 20 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस इंडक्टर एंड 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस रजिस्टर. ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 32. A bulb and a capacitor are in series with an AC source. On increasing frequency, how will the glow of the bulb change? ठीक है, तो बल्ब क्या है, बल्ब इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस. ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज में क्या जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया. ठीक है बच्चे, अब क्या होगा इस सर्किट में ना दो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे, एक रेजिस्टेंस वाला और एक कैपेसिटर वाला. तो हमें निकालना है कि अगर XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc, तो 1/2 F इंटू C. तो अब क्या किया गया, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एज F इंक्रीजेज तो उससे क्या होगा XC क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो जैसे ही XC डिक्रीज होगा तो फिर क्या होने वाला है, अगर XC डिक्रीज होगा तो बच्चे देन XC डिक्रीज होगा तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल डिक्रीज. तो करंट इन द सर्किट इंक्रीज होगा, जैसे ही करंट इन द सर्किट इंक्रीज होगा तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ज़्यादा पावर, है ना. पावर क्या होती है, पावर कंजम्पशन IR होता है ना, तो सॉरी I²R, है ना. तो हमारा जो है ये पावर ड्रॉप अक्रॉस दी बल्ब विल इंक्रीज, तो हम बोल सकते हैं कि द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, है ना, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. The turn ratio in a step-up transformer is 1:2. If the cell of 1.5 volt is connected to the input, the voltage across the output is. ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर है, उनके अंदर प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो आपको दे दिया 1:2. लेकिन अभी देखो सेल जोड़ा गया. सेल का मतलब क्या होता है, DC सोर्स ऑफ 1.5 वोल्ट्स. तो DC सोर्स अगर जोड़ोगे ना तो कुछ भी आपका चेंज इन फ्लक्स होगा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 0.
तो कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो क्या बोलेंगे आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा 0, बिकॉज देयर इज नो इंडक्टेंस, इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ हो ही नहीं रहा, म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट पर डीसी सोर्स जोड़ा। इंडक्शन का प्रोसेस केवल तभी होगा व्हेन यू हैव एसी सोर्स एट द इनपुट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू, तो मेनली किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द ओनली रीजन ड्यू टू विच इंडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। जो इंडक्शन का फिनोमिना है तो म्यूचुअल इंडक्शन का, दैट इज ड्यू टू द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी व्हेन इट इज अंडर रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, सही बात है बिल्कुल। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड, स्टेटमेंट 2, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, स्टेटमेंट 1 भी एंड स्टेटमेंट 2 भी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देखो रेजोनेंस के कंडीशन में भी हमारा जो सर्किट है दैट बिहेव्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो वहाँ पर भी एक्सएल एंड एक्सी के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वहाँ भी रेजिस्टिव है। सेकंड स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इसलिए है क्योंकि फेज डिफरेंस आपका 0 हो गया है। ठीक है बच्चे, तो कोई टेंशन नहीं है, पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा इन केस में, दोनों के कंडीशन में। तो हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है? इन द गिवन आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 80 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस इज नियरली, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 80 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बाकी हो रहा है सारा कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है जी। तो हमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे दी है जो कि है 100√π, ठीक है। V इज इक्वल टू 100√2 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यार V0 की वैल्यू है 100√2, तो VRMS क्या हो जाएगा? VRMS इक्वल टू 100√2 डिवाइड बाई √2, तो 100 वोल्ट्स हो गया। ओमेगा यहाँ से पता चला, ओमेगा इज 314 रेडियंस पर सेकेंड, राइट। तो इतनी सारी वैल्यू हमें वोल्टेज के सोर्स के करेक्टरिस्टिक से पता चल गया। अब मुझे दिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज 80 वोल्ट्स, तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट कैन बी फाउंड आउट, I इज इक्वल टू V/R। तो 80 वोल्ट्स ड्रॉप हुआ डिवाइडेड बाई 20 ओम्स, तो कितना करंट आ गया बच्चे? 4 एम्पियर करंट है हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है। तो मुझे करंट की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो यार उसको फाइंड आउट करने का देखो क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। इंडक्टर होता तो VL माइनस VC होल स्क्वायर हो जाता, बट इधर कैपेसिटर है तो VC हो गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 100 वोल्ट्स है, VRMS वैल्यू है ना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है बच्चे? 80 का स्क्वायर। आपको VC निकालना है, VC स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो यहाँ से VC स्क्वायर वी कैन ईजिली फाइंड आउट, है ना। तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1600, ठीक है। तो सॉरी 6400, 10,000 माइनस 60, तो ये क्या आएगा? 3600 आ जाएगा आपका VC स्क्वायर। तो यहाँ से VC क्या आएगा बेटा? VC विल बी 60 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी जो कैपेसिटर है वो क्या आएगा? 60 वोल्ट्स। अब क्या फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो कैपेसिटेंस वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करें? VC हमें पता चल गया 60 वोल्ट्स इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट 4 था इंटू XC। तो यहाँ से भाई क्या करें? XC इज इक्वल टू हमारा क्या आया? 60/4, तो कितना आ गया? 15 जो हमारा XC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 15 इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है, 1/ωc। तो यहाँ से C इज इक्वल टू 1/15 इंटू ओमेगा। तो 1/15 इंटू ओमेगा अगर आप करते हो तो क्या आएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका
C इज इक्वल टू 1/15 इंटू ओमेगा हमारा 314 दे रखा था क्वेश्चन में, ये इसको सॉल्व करने पे आता है 212 माइक्रोफेराड। तो हमारा फिर राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे बेटा। इन ए सीरीज RLC सर्किट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर गिवन, व्हाट इज दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द करंट इन फेज विद वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज एक फेज में रहने चाहिए, इसका मतलब क्या है, LCR सर्किट में ऐसा कब होगा जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, LCR सर्किट बिहेव्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और वही कंडीशन है जिस पे हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। रेजोनेंस के कंडीशन में यही फॉर्मूला लगता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटर की भी दे रखी है, 1/√L। एल की वैल्यू क्या दी है बेटा, 180 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 12। तो ऑप्शन हमारा डी इज़ द राइट आंसर। इसको सॉल्व करना आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 12 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पावर फैक्टर निकालना है, राइट, क्वालिटी फैक्टर, सॉरी। द प्लॉट गिवन बिलो इज करंट डिलीवर टू एन LRC सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है। तो आपको देखो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर आपका करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके अबाउट 0.7 टाइम्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के 2 पॉइंट हम लेते हैं जब हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। तो 0.7 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, जो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, उसके लेफ्ट और राइट में 0.7 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड वाली 2 फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, और उससे हमें क्वालिटी फैक्टर पता चलता है ना। क्वालिटी फैक्टर देखो, अगर ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा किसी भी रेजोनेंस का, देखो एक तो यहाँ पे लो क्वालिटी फैक्टर, इधर सॉरी थोड़ा ये यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर है, एक तो ये सिग्नल है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इधर आएगा बहुत ज़्यादा पीक करेगा। तो क्वालिटी फैक्टर आपको क्या बताया था कि जहाँ पर पीक ज़्यादा ऊंची होगी वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, राइट। तो इसी कंडीशन ऐसे हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे इधर बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ। ये डेल्टा एफ क्या होता है बच्चे कि लेफ्ट और राइट साइड में हम देखते हैं 0.7 पे फ्रीक्वेंसी। तो अभी देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 किलोहर्ट्ज़ की, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ। लेफ्ट साइड में देखो, राइट में 8 है, लेफ्ट में 4 है। तो हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, 6/4। तो 6/4 हमारा क्वालिटी फैक्टर आया, इसकी वैल्यू क्या है 1.5। तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1.5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 39। A transformer of 100% efficiency has 200 turns in the primary coil. Number of turns in primary coil is 200. Number of turns in secondary coil is 40,000. ठीक है बच्चे। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। मेन सप्लाई मतलब AC सोर्स है, तो कनेक्टेड क्या किया, प्राइमरी को कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से, ओके। एंड द सेकेंडरी कॉयल फीड्स टू 10 किलो ओम रजिस्टर। तो सेकेंडरी कॉयल जो है उसको वो किस पे कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू 10 किलो ओम के रजिस्टर से। तो हमें वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी दे दिया, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हमें निकालना है सबसे पहले ताकि हम पावर निकाल सके। तो पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है, V इंटू आई बोल दें या V²/R बोल दें, ठीक है। तो हम वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉयल वी हैव टू फाइंड आउट। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कैसे निकलेगा बच्चे, NP/NS इज इक्वल टू VP/VS। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले VS, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार, कि VS इज इक्वल टू VP इंटू NS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी। तो इसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। वो प्राइमरी वोल्टेज क्या है बच्चे, प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना 200। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये वैल्यू मिलने वाली है 44 किलो वोल्ट्स। तो आउटपुट पर 44 किलो वोल्ट्स मिल रहा है, एंड दिस 44 किलो वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ
100 किलो ओम्स, राइट। तो अब आपको पावर निकालना है, तो पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो हम लगा देंगे इसका फॉर्मूला 44 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 किलो ओम्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे हम और सॉल्व करके लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी ना आपको, वो मिलेगी 19360 वाट। तो हमारा 19.360 किलोवाट मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम का। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 30 साइन 50t प्लस 40 कोस 50t। तो कम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिंग सोर्स है, दो सोर्स आपको सीरीज में जोड़ दिए, दो अल्टरनेटिंग सोर्स है। अप्लाइड टू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम पे है। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो पहले हमें ना IRMS निकालना है। IRMS कैन बी फाउंड आउट बाय VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, राइट। बट हमें सबसे पहले VRMS पता होना चाहिए। अब देखो दो सोर्स जोड़ दिए गए बेटा, तो जब दो सोर्स जुड़ते हैं तो ऐसा, देखो मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ कि हम प्लॉट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, एक है साइन, साइनोसोइडल, एक कोस, तो इनके बीच में एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा π/2 का। तो हम इसको ना प्लॉट करेंगे 90 डिग्री के डिफरेंस पर। मान लो अगर हॉरिजॉन्टली मेरा ये है, हॉरिजॉन्टल साइन वाले को हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो 30 इसका एम्पलीट्यूड है। तो मैं इसका एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ जो 30 को सिग्निफाई करेगा। एक पॉइंट क्या आ गया, जो यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट सोर्स यानी 30 को सिग्निफाई कर रहा है। इससे 90 डिग्री पर दूसरा आएगा जो कि आपका कितना है 40 कोस, है ना। तो ये 40 है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी द पीक वैल्यू, दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ कंबाइंड सोर्स, है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर इसका पीक वैल्यू जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा, राइट। दैट इज़ नथिंग बट पाइथागोरस से अब अगर हम निकालें इसको V बोल दिया, V0, दोनों का कंबाइंड V0, तो V0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ 50, राइट। अब देखो यहाँ पर हम मैजिक ट्राइंगल यूज़ करके हम इनका फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ना, फेज डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सोर्स, ये थीटा निकाल सकते हैं, दिस थीटा। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 30/50। तो मैजिक ट्राइंगल होता है 3:4:5 का रेशो, ये आपको बताया भी गया है कई बार कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें 3:4:5 के रेशो में, तो 4 के सामने वाला 53 होगा, 3 के सामने वाला 37 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यार यहाँ पे थीटा जो है फेज डिफरेंस वो कितना है 53 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं अगर सोर्स, वोल्टेज सोर्स को लिखूँ तो कंबाइंड वैल्यूज ऑफ वोल्टेज सोर्स कैन बी रिटर्न एज V इज इक्वल टू V0 अभी कैलकुलेट किया 50 साइन ऑफ 50t प्लस जो डिफरेंस आया इनके बीच में वो 53 डिग्री। तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, RMS वैल्यू मिल गई बेटा। RMS वैल्यू क्या है 50/√2, है ना। तो ये पीक वैल्यू 50 थी, तो VRMS क्या मिलेगा इसका 50/√2। और बाकी मुझे करंट पता ही है, तो रेजिस्टेंस पता ही है, तो IRMS क्या आ जाएगा 50/√2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आंसर क्या आएगा 5/√2, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 5/√2। तो इसको सॉल्व नीचे कर देते हैं, IRMS इज इक्वल टू 5/√2, ठीक है। इसको 5/√2 एम्पियर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर 5/√2 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 40 ऑल्सो, ठीक है बच्चे। तो ये 40 क्वेश्चन थे, मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड थे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड थे। तो ऑल इन ऑल अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है वो ईजीयर साइड में है ना, टफ एग्जाम नहीं आता इससे, तो ईजी है, तो स्कोरिंग भी है और वेटेज भी ठीक ठाक है। तो आप क्या उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। तो अभी आपने चेक कर लिया, जो आपकी गलतियाँ रही उनको आप करेक्ट कर लेंगे, और अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट ग्रुप में पूछेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।